अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में सॉलिड सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने रीजंस के साथ एक्सप्लेन करनी है स्टेटमेंट। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको हमने विद लॉजिक या रीज़न के ज़रिए एक्सप्लेन करना है या जस्टिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, इट्स स्टेट्स दैट सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर, यानी कि सोडियम जो होता है वो कॉपर की निस्बत सॉफ्ट होता है। बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, लेकिन दोनों बेहतरीन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। सोडियम सॉफ्ट होता है कॉपर से, इसके पीछे दो रीजंस हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ और उसके आंसर को लिखते हैं। आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखें, सोडियम टू रीजंस की वजह से कॉपर की निस्बत सॉफ्ट होता है। द फर्स्ट रीजन इज लार्ज साइज ऑफ सोडियम मेटल एटम्स। सोडियम मेटल एटम का जो साइज होता है वो कॉपर की निस्बत बड़ा होता है, लार्ज होता है एज कंपेयर टू कॉपर। द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, या यूँ लिख लें, यहाँ पे वैसे हम तो जनरल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेटर ऑन उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in valence shell of sodium as compared to copper. Now there are two things. The first thing is कि सोडियम मेटल का जो साइज होता है एटम का वो लार्ज होता है कॉपर से। फॉर एग्जांपल, हमारी बुक के अंदर द डिफरेंट साइजेस ऑफ एटम्स आर गिवन इन चैप्टर नंबर 6, जिसमें एटॉमिक रेडियाई के अंदर इनके मुख्तलिफ वैल्यूज़ गिवन है। सोडियम मेटल जो है इट हैज़ द साइज ऑफ 186 पिकोमीटर। कॉपर का जो साइज होता है कॉपर मेटल का वो होता है 128 पिकोमीटर। नाउ इफ यू कैन सी दैट सोडियम मेटल एटम इज लार्जर देन कॉपर मेटल एटम, तो होगा यूं कि जब सोडियम मेटल एटम की पैकिंग होगी तो उसमें जो पैकिंग है वो एज़ कम्पेयर टू जो सोडियम की पैकिंग है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, उसमें हो सकता है कि स्पेसेस ज़्यादा क्रिएट हो जाएं। अब ये अगर आप पैकिंग देखें तो इसमें जो ये वाला एरिया है ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो जिसकी वजह से इनकी पैकिंग जो है वो उतनी एक दूसरे के साथ बेहतर नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू कॉपर जिसका साइज़ छोटा है। अगर मैं कॉपर की पैकिंग बनाऊं या कॉपर मेटल एटम्स को अरेंज करूं तो वो एक दूसरे के साथ करीब करीब पैक होंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो कम होंगी। लिहाजा इनके जो मेटल एटम्स के पैकिंग है उसमें स्पेस कम होने की वजह से उनका जो बॉन्ड होगा वो एज़ कम्पेयर टू सोडियम जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऑटोमेटिकली जब बॉन्ड वीक होगा तो सोडियम मेटल सॉफ्ट हो जाएगी, कॉपर मेटल जो है वो उसमें थोड़ी बेहतरी आ जाएगी हार्डनेस में एज़ कम्पेयर टू सोडियम। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ लार्ज साइज ऑफ सोडियम मेटल जो होता है वो बड़ा होने की वजह से उसकी जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। मेटेलिक बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता कि वो उसमें हार्डनेस कॉपर से ज़्यादा बन पाए। क्योंकि वो बड़े एटम्स हैं लिहाजा उनमें स्पेस भी ज़्यादा होगी, लिहाजा उनकी पैकिंग भी एज़ कम्पेयर टू कॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो बॉन्ड जो है वो वीक है। दूसरी वजह, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सोडियम एज़ कम्पेयर टू कॉपर। देखें, अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो होती है 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इसके इस्टेब्लिश करूं तो होगा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो अप एंड डाउन एरोज हैं दे एक्चुअली शो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। तो अगेन मैं अगर 2 बाकी शेल की वैल्यूज़ लिखूं
और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तो वो आएंगे कुछ इस तरह के 3s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटालिक बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करके कोई मेटल अपना मेटालिक बॉन्ड एस्टेब्लिश करती है मेटल के क्रिस्टल के अंदर। नाउ लेट्स से फॉर कॉपर, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। इट मीन्स इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ तो होगी 1s2, 2s2, 2p6, now 3s2, 3p6 and 3d10 and 4s1। सो अपेरेंटली अगर आप गौर से देखें तो इसके वैलेंस शेल के जो d और s इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि ये एक ट्रांजिशन मेटल है लिहाजा ये अपने d सबशेल और s सबशेल जो 4s है इनको यूज करते हुए बॉन्डिंग में हिस्सा लेगी, मेटालिक बॉन्ड में हिस्सा लेगी। चूंकि इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं लिहाजा इसका जो मेटालिक बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो कॉपर अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने की वजह से ज़्यादा बेहतर मेटालिक बॉन्ड बना सकती है, स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बना सकती है, जिसकी वजह से वो उतनी सॉफ्ट नहीं होगी जितनी सोडियम होगी। सो दीज टू रीजंस आर एक्चुअली शो अस के हमारे पास सोडियम जो होगी वो सॉफ्ट होगी कॉपर के मुकाबले में, क्योंकि सोडियम मेटल का लार्ज साइज होता है और उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कम होते हैं, लिहाजा दोनों सूरतों में जो बॉन्ड बनेगा वो वीक बनेगा, लिहाजा सोडियम मेटल जो होगी वो सॉफ्ट होगी। दूसरी वजह, बट बोथ आर वेरी गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट सोडियम एंड कॉपर जो है बेहतरीन कंडक्टर हैं। देखें इन दोनों में मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड किससे बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि इन दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं लिहाजा ये दोनों कंडक्टर तो हैं, हाँ इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। वो उसकी वजह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हार्डनेस का फर्क, यानी कि सोडियम सॉफ्ट है, कॉपर उसके मुकाबले में हार्ड है, लेकिन इनमें दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे कम है या ज्यादा, बट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑफ देम ड्यू टू द मेटालिक बॉन्ड दे आर मेकिंग विद ईच अदर। सो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन दोनों के मेटल के क्रिस्टल्स के अंदर वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉसिबल है। सो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो इसका पार्ट 1 जो होगा उसमें ये दो पॉइंट्स लिखे जाएंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप बताएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये दोनों गुड कंडक्टर हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेकंड पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट of this question is diamond is hard and electrical insulator। देखें इस स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, एक वो हार्ड है, दूसरा वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करते हैं। डायमंड एक इंसुलेटर क्यों है? देखें इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। क्या वजह है उसके कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते? ग्रेफाइट में तो एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, डायमंड में क्या वजह है? एक्चुअली कार्बन हैज़ यूज्ड ऑल इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग बॉन्ड। कार्बन is using all 4 valence electrons for making network structure या joint structure in diamond। तो जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं जो फ्री हो सकें, तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक कंडक्टर होगा? फॉर एग्जांपल ये कार्बन का एटम है, ये क्या करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 के 4 हैं वो यूज़ कर लेता है, एक कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेना और 4 बॉन्ड बना लेना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड करता जाता है पूरे के पूरे डायमंड के अंदर। इस तरह के अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 था, उसने फर्दर अपने साथ 4 कार्बन जोड़े, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कोई बचा ही नहीं ना। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन नंबर 1 का नहीं बचा
तो आप उससे कंडक्टिविटी की उम्मीद नहीं लगा सकते। सेम फॉर द कार्बन नंबर 2, ये क्या करता है, ये भी अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लेता है फॉर मेकिंग बॉन्ड, एंड फॉर 3 सेम यू कैन एक्सपेक्ट कि ये भी अपने सारे के सारे बॉन्ड यूज़ कर लेगा फॉर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड्स टू मेक एन एक्सटेंडेड नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब ये देखें 3 जो है इसने क्या किया है कि अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए फॉर मेकिंग 4 बॉन्ड्स। तो चूंकि सारे के सारे कार्बन्स डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लेते हैं तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता नहीं, लिहाजा वो कंडक्टर नहीं होते। नाउ द सेकंड पार्ट इज हार्डनेस। Diamond is very hard material, possibly the most hardest material we ever know। इससे हार्ड मटेरियल होते होंगे, मगर अभी अगर आपको मैं ये कहूँ कि जितने हमारे पास हार्ड मटेरियल अवेलेबल हैं ये उनमें से एक है, तो इस बात में कोई झूठ नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी। ये हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एक इंतहाई ज़बरदस्त जॉइंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंतहाई एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। जैसा कि ये आपके सामने एक पिक्चर के अंदर एक कार्बन एटम इंतहाई ज़बरदस्त एक्सटेंडेड नेटवर्क स्ट्रक्चर या जॉइंट मॉलिक्यूल बना रहा है जिसमें हर कार्बन ने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और उस जिस कार्बन से वो फर्दर जुड़ा हुआ उसने फर्दर 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो भी कार्बन और कार्बन के दरमियान से, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सॉफ्ट होगा। इसकी हार्डनेस की रीज़न ये है कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है ईच कार्बन एटम, कार्बन। दूसरा, ये एक जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है 3D, जिनमें बहुत सारे कार्बन के एटम आपस में बॉन्डेड होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा अल्टीमेटली ये एक हार्ड मटेरियल के तौर पे हमारे सामने आता है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ और उसको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड पार्ट। सोडियम क्लोराइड एंड सीजियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें मौजूद जो आयन्स हैं वो डिफरेंट हैं साइज़ के लिहाज से। जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी भी यूनिट सेल का या क्रिस्टल का, वो डिपेंड करता है कि आपके कैटाइन टू एनाइन रेशो क्या है, कैटाइन टू एनाइन रेशो पे। अगर ये एक ख़ास रेंज के अंदर है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अगर रेंज चेंज कर लेता हूँ या वैल्यू ऑफ कैटाइन टू एनाइन चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन रेशो क्लोराइड आयन की जो रेशो है, यानी कि कैटाइन ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय एनाइन ऑफ क्लोराइड, अगर मैं इनकी रेशो निकालूं तो वो फॉल करती है 0.414 से लेकर 0.732 की रेंज के अंदर। इसका होता है 0.695। तो जिनकी रेशो इस रेंज के अंदर फॉल करती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होता है। अगर मैं सीजियम क्लोराइड यानी कि सीजियम आयन और क्लोराइड आयन की रेशो निकालता हूँ तो वो फॉल करती है इससे बड़ी वैल्यू में। क्यों? सीजियम इज लार्जर देन सोडियम, सो उसकी जो रेशो आएगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि सोडियम स्मॉलर था, जो सीजियम है वो लार्जर आयन है, लिहाजा इसकी वैल्यू भी जो रेशो है सीजियम आयन टू क्लोराइड आयन वो बड़ी आएगी। ये रेशो फॉल करती है बिटवीन 7.32 से लेकर 1 के वैल्यू या रेंज के दरमियान, जिसकी वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीजियम का वो भी ज़्यादा होता है। डेफिनेटली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए भी ज़्यादा होगा, ये लार्ज आयन है तो अपने इर्द गिर्द ज़्यादा क्लोराइड आयन कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डायग्राम है इसके मिड में जो एटम है दैट इज सीजियम और उसने 8 क्लोरीन के नेगेटिव चार्जेस को अपने साथ जोड़ा हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। जबकि ये जो दूसरी डायग्राम है ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें आप देखते हैं कि जो एक सोडियम का एटम है इट हैज़ ऑक्युपाइड, या एक क्लोरीन का फॉर एग्जांपल आयन है, एटम नहीं आयन है, उसने अपने इर्द गिर्द 6 सोडियम आयंस को अटैच किया हुआ है, या एक सोडियम आयन ने अपने इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयंस को अटैच किया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है।
तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर चूंकि सीजियम लार्ज साइज का है, लिहाजा उसने ज़्यादा क्लोराइड आयंस को अपने साथ अटैच किया, कोऑर्डिनेट किया एज कंपेयर टू सोडियम। सो जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वन वाला, दैट लुक्स लाइक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और जो सेकंड स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, दैट इज एक्चुअली फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट हो गया क्योंकि इनमें मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी कि सोडियम और सीजियम आयंस, दे आर डिफरेंट इन साइजेस, और उनकी जब रेशो निकाली जाएगी तो वो डिफरेंट बनेगी, वो डिफरेंट रेंज में फॉल करेगी, जिनकी वजह से इनका सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा बल्कि स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। सो आप इसमें लिखेंगे दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट रेशो ऑफ कैटाइन टू एनाइन। ठीक है, उनकी रेशो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनका साइज ऑफ आयन डिफरेंट है। फिर आप थोड़ी सी उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि रेशो किस रेंज में फॉल करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। एक इस तरह का दिखता है जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और दूसरा जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर यानी कि सोडियम क्लोराइड की मैं बात कर रहा हूँ, वो दिखता है, और इनके स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट है बिकॉज दे हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ आयन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फोर्थ स्टेटमेंट। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आयोडीन डिजोल्व होता है टेट्राक्लोरोमीथेन में। नाउ दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि जब कोई दो चीज़ें डिजोल्व होती हैं तो वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। वो प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि दो सेम चीज़ें आपस में हल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर अगर सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनमें आके कोई एक जर्मन स्टूडेंट या चाइनीज़ स्टूडेंट बैठ जाएगा तो वो क्लास में मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी शक्ल सूरत डिफरेंट है। सेम इसी तरह जब कोई दो कंपाउंड्स मिक्स करना चाहता तो उनकी नेचर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा लाइक डिजोल्व लाइक। यार ये जो मैंने डिजोल्व लिख दिया ना, इसकी जगह आपने लाइक वाला वर्ड जो है ना पेस्ट कर देना है। अब बात यूं है कि आयोडीन और टेट्राक्लोरोमीथेन की नेचर क्या है। आयोडीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, आयोडीन जो है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। टेट्राक्लोरोमीथेन यानी कि CCl4 इज आल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चूंकि इनकी नेचर सेम है लिहाजा ये एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो दे आर सोल्युबल इनटू ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम नेचर। आयोडीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, I2 या आयोडीन वाटर में इसलिए डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर की नेचर पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टेटमेंट। The vapor pressure of solids are far less than those of liquid, far less than those of liquids. Vapor pressure solids का कम क्यों होता है? देखिए vapor pressure is inversely proportional to intermolecular forces. इसका मतलब ये है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर 25 डिग्री पे ए कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में है उसका वेपर प्रेशर मेजर करूं तो वो वेपर प्रेशर अगर उसी कंपाउंड को मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ए कंपाउंड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया एट 0 डिग्री, तो ए अब बन गया सॉलिड। अब सॉलिड का वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू लिक्विड। उसकी वजह क्या है? जब ए कंपाउंड लिक्विड था तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एज कंपेयर टू सॉलिड। सो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि IMF स्टैंड फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ग्रेटर देन लिक्विड, तो वो मॉलिक्यूल्स को एस्केप नहीं करने देंगे जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा वो कम अप्लाई होगा। सो द बेसिक रीजन फॉर द डिक्रीज और लेसर वेपर प्रेशर इन सॉलिड इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि सॉलिड जो होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, लिहाजा उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलाउ नहीं करती मॉलिक्यूल्स को कि वो एस्केप करें और प्रेशर अप्लाई करें उतनी तादाद में जितना लिक्विड अप्लाई करने के लिए मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रहा है, क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं। सो आपने ये एक
प्रॉपर लॉजिक अगर उसको मेंशन कर देते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको एक्सप्लेन करना। अब चलते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट की तरफ। देखें, ये स्टेटमेंट बता रही है कि अमॉर्फस सॉलिड्स जैसे कि ग्लास फॉर एग्जांपल लें, अगर ग्लास एज अमॉर्फस सॉलिड लें तो उस वो लगेगा जैसा सुपर कूल्ड लिक्विड है, या उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हैं, लगेगा नहीं। अमॉर्फस सॉलिड जैसे कि ग्लास हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। देखिए, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए ना यहाँ पे मैं दो स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। ये हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो मौजूद हैं और ये एक दूसरे के करीब भी हैं, और इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लेट्स से वो मैं ब्लू से बना लेता हूँ, ये मैं ब्लू से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहा हूँ इनकी आपस में। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना इनके अंदर मौजूद हैं, लिहाजा वो मॉलिक्यूल को करीब तो रख रही हैं, लेकिन इतना करीब या इतना नियर नहीं कर रही, या इतना उनको अपनी जगह पे फिक्स नहीं कर पा रही कि वो मूव ना कर सकें। सो these molecules are moving randomly. For example, this molecule is moving in this direction, this is moving in this direction, this is moving in this direction, this is moving in this direction. So they are moving randomly. तो इनकी कोई arrangement नहीं है. If you cannot see any arrangement in them, उसकी वजह ये है कि इनकी arrangement ना होने की कि ये molecule randomly move कर रहे हैं, ये orderly placed नहीं है, अपनी जगह पे fixed नहीं है. So मैं कहूँगा कि this is actually a liquid state. ये एक liquid state है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली प्लेस हुए हैं। नाउ अब ये लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स की अगर आपको कोई अरेंजमेंट, मैं ऐसा करता हूँ और थोड़े से मॉलिक्यूल बना लेता हूँ ताकि इसकी अरेंजमेंट कोई ख़ास नज़र ना आ सके, कोई वाजे ना हो सके कि इसमें कोई अरेंजमेंट है। नाउ वी विल डू दिस, डेवलप फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विद ब्लू लाइंस, डॉटेड लाइंस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, बॉन्ड्स नहीं है जो मैं उसे बोल्ड लाइन से इंडिकेट करूं। सो मैं उसे क्या कर रहा हूँ, मैं उसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज को। ये कोई अरेंजमेंट नहीं है लिक्विड स्टेट के अंदर। आप ऐसा करें, इसको अचानक कूल डाउन कर लें, आप इसे कम टाइम दें कूल डाउन होने के लिए, यानी कि आप इसको एक किस्म का सुपर कूल कर लें। सुपर कूल का मतलब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि आपने इसको अलाउ नहीं किया कि इन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हो सके, ये जैसे हैं वैसे ही अचानक से आपने इनको क्या कर लिया, कूल डाउन कर लिया, तो ये कन्वर्ट हो गए सॉलिड के अंदर। जब ये सॉलिड के अंदर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हुए तो इनको अरेंजमेंट का टाइम नहीं मिला, लिहाजा ये जिस तरह थे उसी तरह करीब आ गए। अब इनकी अरेंजमेंट ना होने की वजह से ये रैंडमली प्लेस होंगे, इनकी कोई भी प्लेसमेंट जो होगी वो ऐसी नहीं होगी जहाँ से आपको इंडिकेशन हो कि ये जो हैं कन्वर्ट हो गए हैं एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में। जब ये ऑर्डरली अरेंजमेंट में कन्वर्ट नहीं हुए तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर तो लिक्विड की तरह का रखते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, यानी कि अचानक से ठंडा किया गया लिक्विड है जिसमें सॉलिडिफाई तो हो गया, जो कि सॉलिडिफाई तो हो गया है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो ऐसे सॉलिड जिनमें कोई ग्लास फॉर एग्जांपल, ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और दिखने में ऐसे लगता है जैसे इनमें कोई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे जम गए हैं, तो हम इनको कहते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट डिसऑर्डर लाइक लिक्विड स्टेट, सो दे लुक लाइक they are super cooled liquid and they actually are kind of liquid in solid state. अब हम चलते हैं 7th स्टेटमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 7th स्टेटमेंट। उसके पीछे लॉजिक देने जा रहे हैं हम। क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल का क्लीव होना, ब्रेक डाउन होना अलोंग अ सर्टेन प्लेन, एक खास डायरेक्शन में, एक खास प्लेन के अलोंग, एक एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहलाता है। देखिए, एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर का मतलब है कि आपका जो भी क्रिस्टल है ना वो एक डायरेक्शन में एक ख़ास प्रॉपर्टी शो करता है और दूसरी डायरेक्शन में उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है फिज़िकल, यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएशन इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डायरेक्शन। डायरेक्शन में अगर चेंज आ जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज हो जाना एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहलाता है। और क्लीविंग, डेफिनेटली क्लीवेज ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में तो आप जानते हैं। देखिए, ये आपके सामने ग्रेफाइट का क्रिस्टल है, इसके अंदर जो ऊपर वाली लेयर है
जिसको मैं ब्लैक एरो से शो कर रहा हूँ, ये कार्बन के एटम्स हैं जो हेक्सागोनली अटैच हुए हुए हैं, और जो नीचे वाली लेयर है जिसको मैं ग्रीन कलर के एरो से शो कर रहा हूँ, ये लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 के दरमियान वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं जो इन लेयर्स को अटैच करती हैं। अगर मैं ग्रेफाइट को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ तो ग्रेफाइट ब्रेक डाउन होगा उस रेड कलर के एरो वाली लाइन के लॉन्ग, यानी कि इस लाइन के लॉन्ग ब्रेक डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स हैं वो वीकर है, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कार्बन एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो स्ट्रॉन्गर हैं। लिहाजा अगर आप इस पर फोर्स लगाएं तो जो क्लीविंग है इस क्रिस्टल का ब्रेक डाउन है वो हर डायरेक्शन से नहीं होगा, वो इस तरह होगा कि एक लेयर दूसरी लेयर के मुकाबले में इस तरह ब्रेक डाउन होगी कि लेयर्स के दरमियान क्रैक आ जाएगा, क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा क्रिस्टल। अब डेफिनेट सी बात है, अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते रहेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका जो क्लीविंग है वो असल में क्रिस्टल की उस जगह से होती है जहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हों, और डेफिनेटली एक ख़ास डायरेक्शन में वीक होंगी। हर डायरेक्शन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो वीक नहीं होती। लिहाजा क्लीविंग ऑफ क्रिस्टल चूंकि डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, यानी कि क्रिस्टल कहाँ से ब्रेक डाउन होगा ये उस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है जहाँ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं, लिहाजा ये एक एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर है। सो हम यहाँ लिखेंगे कि क्लीवेज of crystal is anisotropic because अंडर स्ट्रेस, यानी कि फोर्स अप्लाई करने पे स्ट्रेस क्रिस्टल ब्रेक्स डाउन along certain planes only where forces of attraction are weak। सो हम यहाँ लिखे, हमने ये बताया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक सर्टन प्लेन या सर्टन डायरेक्शन में वीक होती हैं, लिहाजा वहीं से ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी प्रॉपर्टी, लिहाजा ये एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर कहलाएगा क्लीविंग ऑफ क्रिस्टल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 8th स्टेटमेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट शोज दैट वो क्रिस्टल्स जो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है सेम स्ट्रक्चर, उनकी एटॉमिक रेशो मोस्टली सेम होती है। असल में आइसोमॉर्फिज्म जो है वो सेम स्ट्रक्चर शो करते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल उसमें एटॉमिक रेशियो सेम होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं हम इधर एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करते हैं, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों रोम्बो हेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर आप इनका एनालिसिस करें तो एक सोडियम का एटम, एक नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन के, तो इनकी रेशो क्या हुई 1:1:3। और अगर दूसरी तरफ देखें तो 1 कार्बन कैल्शियम एटम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स, तो दे हैव 1:1:3। तो अपेरेंटली आपके सामने जो मैंने एग्जांपल दी इसमें चूंकि एटॉमिक रेशो सेम है लिहाजा ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं। लेट्स टेक another example. We will solve for isomorph, use the example of zinc sulfate and nickel sulfate. ये दो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर होता है ऑर्थो रोम्बिक। अब अगर मैं इनकी एटॉमिक रेशो देखूं तो जिंक 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अगर दूसरे की भी यही एटॉमिक रेशो हुई तो इसका मतलब जो आइसोमॉर्फ होते हैं एक दूसरे के, यानी कि सेम स्ट्रक्चर रखते हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स, वो एटॉमिक रेशो यूजुअली सेम रखते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी सिमिलर आता है। निकल में 1 होगा, सल्फर में 1 होगा, ऑक्सीजन में 4 होगा। सो दे हैव द सेम एटॉमिक रेशो एज कंपेयर टू ईच अदर। तो अपेरेंटली इनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, विच इज़ एक्चुअली सेम, ऑर्थोरोम्बिक इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है। सो ऐसे कंपाउंड जिनमें एटॉमिक रेशो सेम होती है उनका वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फ होते हैं, वो एक जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 9th स्टेटमेंट।
The transition temperature is shown by elements having allotropic forms and by compounds showing polymorphism. ट्रांजिशन टेम्परेचर्स वो एलिमेंट्स या कंपाउंड शो करते हैं जो पॉलीमॉर्फ होते हैं या एलोट्रॉप होते हैं। देखिए, एलिमेंट्स एलोट्रॉप होने का मतलब ये है कि वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन है डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और कंपाउंड का पॉलीमॉर्फ होने का मतलब ये है कि वो कंपाउंड जो है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में वो एग्जिस्ट करता है। जैसा एलिमेंट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसी तरह कंपाउंड भी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में अगर एग्जिस्ट करता हो तो हम उसे पॉली यानी कि मैनी मॉर्फिज्म यानी कि स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड पॉलीमॉर्फ कहेंगे, मैनी स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड, और उसकी स्टडी पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगी। समहाउ ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस को एग्जिस्ट। द टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स of crystalline compound या substance coexist is called transition temperature. Now this is very much simpler explanation of transition temperature. ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? जिस पे दो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी भी सब्सटेंस की जो कि एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म रखता है वो कोएग्जिस्ट करें इक्विलिब्रियम में। बात यूँ है कि अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगी तो ही वो कोएग्जिस्ट करेंगी ना। अगर एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है तो वो कोएग्जिस्ट कैसे करेंगी? ट्रांजिशन टेम्परेचर का तो क्वेश्चन ही तब अपीयर होता है जब कोई कंपाउंड से वो अगर तो पॉलीमॉर्फ है या अगर कोई एलिमेंट से वो एलोट्रॉप है तो ही वो ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि अगर एलिमेंट एलोट्रॉप है तो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, लिहाजा वो ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करता है। अगर कोई कंपाउंड पॉलीमॉर्फ है तभी वो मुख्तलिफ एक ही कंपाउंड मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रखता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है और वो कोएग्जिस्ट कर सकता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर के लिए एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होना ज़रूरी है और वो तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड पॉलीमॉर्फ हो या एलिमेंट एलोट्रॉप हो। इन बोथ केसेस आप ट्रांजिशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके एलोट्रॉपिक नहीं है या पॉलीमॉर्फिक नहीं है तो आप उस पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 10th स्टेटमेंट। In 10th statement, one of the unit cell angles of hexagonal crystal is 120. एक्चुअली हेक्सागोनल क्रिस्टल जो होता है उसके जो क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स होते हैं यानी कि 3 लेंथ ए बी सी और अल्फा बीटा और गैमा, ये एक सर्टन वैल्यूज रखते हैं तभी जाके वो हेक्सागोनल बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सारी वैल्यूज ए बी सी इक्वल हो जाएं और अल्फा बीटा गैमा एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, 90 डिग्री के बराबर हो जाएं, यानी कि सारे अल्फा बीटा गैमा 90 हों और ए बी सी तीनों लेंथ इक्वल हो तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनेगा। सो इट मीन्स अगर मैंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इनकी कुछ वैल्यूज़ को। अब होता यूँ है कि जो ए होता है वो बी के तो इक्वल होता है लेकिन बी और ए सी के इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये है ए, लेट्स ड्रॉ विद अनदर कलर रेड से, ये है ए और ये है बी, तो ये वाली लेंथ ए के तो इक्वल है लेकिन सी लेंथ के हरगिज इक्वल नहीं है। तो हेक्सागोनल सिस्टम में ए और बी तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन सी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। अगर आप गौर करें तो इसमें जो दो एंगल्स हैं यानी कि ये वाला एंगल ये भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है, यानी कि अल्फा और बीटा जो है वो दोनों 90 के हैं, लिहाजा मैं कहूँगा कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। लेकिन जो थर्ड एंगल है वो एक्चुअली 90 के इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल है? 120 डिग्री के। एक कोई भी अगर मैं हेक्सागोनल क्रिस्टल का यूनिट सेल उठा लूं तो उसमें एक एंगल अल्टीमेटली 120 डिग्री का होता है, तभी वो हेक्सागोनल क्रिस्टल की शेप बना सकता है, यूनिट सेल की शेप बना सकता है, बिकॉज दीज values are required to form a unit cell with a certain dimension which will show a hexagonal shape.
नाउ स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि मेटल्स जो कंडक्टर होती हैं उनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वो लेस कंडक्शन शो करती हैं जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। असल में जब मेटल्स पे के साथ दो टर्मिनल अप्लाई किए जाएं, यानी कि कैथोड और एनोड अप्लाई किया जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह कैथोड से एनोड की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स एनोड, अब ये एनोड टर्मिनल है ये वाला, और ये कैथोड टर्मिनल है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। अब होता यूं है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो ये जो कैट आयंस हैं इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। पहले ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऑन स्मॉलर स्केल या कम लेवल पे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, लिहाजा इनकी वाइब्रेशन भी ज़्यादा हो जाती है। जब इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल ये कैट आयन है और ये इतना वाइब्रेट कर रहा है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनकी वाइब्रेशन जो है वो बढ़ गई। जब इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो ये अपने रास्ते में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को डिस्टर्ब करेगी, रोकेगी, हिंडर करेगी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब हिंडर होगा तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। सो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है उसकी वजह से वाइब्रेशन ऑफ कैटाइन बढ़ जाती हैं, वाइब्रेशंस ऑफ कैटाइन इंक्रीज कर जाती हैं, जिसकी वजह से हिंड्रेंस होती है, और हिंड्रेंस होने की वजह से कंडक्टिविटी डाउन चली जाती है, कम हो जाती है। C स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 12th स्टेटमेंट। नाउ इन दिस स्टेटमेंट द मेटल एटम्स व्हेन पैक क्लोजली, जितना मर्जी हम उनको क्लोजली पैक करें, दो तरह की पैकिंग हो सकती है मेटल एटम्स की। एक तो हो सकती है उनकी क्यूबिक या हेक्सागोनल। आप उनको क्यूबिक या हेक्सागोनल जिस तरह भी पैक करना चाहते हैं, तो मेटल जो होंगे वो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मेटल के एटम। बाकी जो स्पेस है यानी कि 26% जो स्पेस है वो कहाँ गई? एक्चुअली वो एम्प्टी स्पेस होती है, वो खाली जगह होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखें, ये आपके सामने दो स्ट्रक्चर अपीयर हुए हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर सेज कि 12 मेटल के एटम्स क्लोजली पैक किए गए हैं, और दूसरे स्ट्रक्चर में 11 मेटल्स के एटम क्लोजली पैक किए गए हैं। डेफिनेटली 12 में 11 की निस्बत ज़्यादा स्पेसिंग है और 11 में 12 की निस्बत कम स्पेसिंग है, बट स्टिल दे हैव द एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन देम। ये एम्प्टी स्पेसेस या क्रीविसेस जो होती हैं ये खाली जगह होती हैं। जो मेटल के एटम्स को अगर मैं सफ़ियर कंसिडर करूं, अगर मैं मेटल्स के एटम्स को जिनकी पैकिंग में डिस्कस कर रहा हूं स्फेरिकल कंसिडर करूं, तो होगा यूं कि वो एक सर्टेन अरेंजमेंट में पैक होंगे। जब वो एक ख़ास अरेंजमेंट में पैक होंगे तो उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी, कम हो या ज़्यादा हो उनमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं। अगर मैं क्लोजेस्ट पैकिंग भी चेक करूं तो उनमें एम्प्टी स्पेसेस हैं जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूं बिटवीन द मेटल एटम्स, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि मेटल्स के एटम जो हैं वो मैक्सिमम एरिया कवर तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरिया खाली जगह के तौर पे छोड़ भी रहे हैं। तो वो जो एरिया कवर करते हैं वो 74% स्पेस है, और जो वो एरिया छोड़ देते हैं एम्प्टी वो 26% एम्प्टी स्पेस है। सो मेटल्स के एटम को आप किसी तरह भी पैक करें, चाहे वो 12 एटम्स अरेंज करें या 11 एटम्स को अरेंज करें, चाहे आप उनकी क्लोजेस्ट पैकिंग इन डिफरेंट लेयर्स करने के बाद क्यूबिक स्ट्रक्चर में चले जाएं या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में चले जाएं, मेटल्स के एटम को आप किसी भी तरह अरेंज करते हैं तो उनमें खाली स्पेसेस क्रिएट रह जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो मुकम्मल 100% स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करती, बल्कि वो कुछ खाली जगह दरमियान में छोड़ देती है। जैसे कि एक फुटबॉल, मुख्तलिफ फुटबॉल्स को आप एक डब्बे के अंदर पैक करें तो आप देखेंगे कि फुटबॉल्स के दरमियान खाली जगह रह जाएगी, तो वो डब्बे का 74% ऑक्यूपाई कर लेंगे, बाकी जो 26% है वो खाली जगह होगी बिटवीन द फुटबॉल्स, उसे हम एम्प्टी स्पेसेस या क्रेविसेस कहते हैं। अब हम चलते हैं 13 स्टेटमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, आयनिक क्रिस्टल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट के अंदर। देखें कंडक्शन क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या आयंस तो हम उसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से गुजर रही है, पास कर रही है। सॉलिड स्टेट में जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं।
एंड वो टाइटली हेल्ड होते हैं, दे आर टाइटली हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड। और ये जो आयंस होते हैं दे आर इमूवेबल, ये मूव नहीं हो सकते, इमूवेबल। और जब वो मूव नहीं हो सकते तो वो फ्लो भी नहीं करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर मैं करंट अप्लाई करूं एक आयनिक क्रिस्टल में से, ये एक आयनिक क्रिस्टल है और इसके साथ मैं वायर्स अटैच कर देता हूं, से ये मैंने वायर अटैच की एक साइड पे, एक टर्मिनल पे, ये दूसरी टर्मिनल पे, और यहाँ मैंने बैटरी लगा दी, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा। करंट फ्लो करने के लिए आयंस का मूव करना जरूरी है। आयनिक बॉन्ड इन आयंस को मूव नहीं करने देगा सॉलिड स्टेट में। सो जब वो इनको मूव नहीं करने देगा तो करंट भी नहीं गुजरेगा। हाँ, आप इनको मेल्ट कर लें तो ये आयंस किसी कदरे फ्री हो जाएंगे, लिहाजा वो मूव कर सकेंगे। सो मोल्टन स्टेट में तो आप आयनिक कंपाउंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। Now we will move towards the 14th statement. Students, ionic crystals highly brittle होते हैं। Brittle का मतलब है under the action of force they can break down along certain planes, जिसे आप cleavage planes कहते हैं। खैर somehow they are brittle. Why they are brittle? देखें, जब आप ionic compound के structure को देखते हैं तो ionic crystal के या ionic compound के अंदर positive charges negative charges से ionic bond के जरिए अटैच हुए होते हैं, और उसमें डिफरेंट लेयर्स इस तरह अरेंज हुई होती हैं कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को सराउंड कर रहे होते हैं, ना कि सेम चार्जेस एक दूसरे को कवर कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने फोर्स अप्लाई की एक लेयर पे, तो एक लेयर दूसरी लेयर से थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। अब ये मैं ऊपर वाले चार्जेस को तो वैसे ही बना रहा हूँ, लेकिन नीचे वाली लेयर को मैं डिफरेंट कलर से बना के शो करता हूँ कि जब वो लेयर अपनी जगह से मूव कर जाती है तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सेम चार्जेस के एक दूसरे के सामने आने की वजह से उनमें अट्रैक्शन नहीं, रिपल्शन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये इसके अलोंग टूट जाएगा। तो ये दो डिफरेंट लेयर क्लीव कर जाएंगी, इनकी क्लीविंग हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, ब्रिटल के तौर पे हमारे सामने आएंगे, क्योंकि जब हमने फोर्स लगाई तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए, जिससे रिपल्शन क्रिएट हुई। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स अप्लाई की जाती है, सेम चार्जेस, तो होता यूं है कि सेम चार्जेस कम ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट होती है, यानी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन देंगे, और उस रिपल्शन की वजह से होता यूं है कि क्रिस्टल जो होता है उसमें क्लीविंग हो जाती है, क्रिस्टल में या क्रिस्टल की क्लीवेज हो जाती है, जिससे साबित होता है कि क्रिस्टल ब्रिटल था, ना कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिस पे फोर्स लगाई जाए तो वो डीफॉर्म हो जाए। क्योंकि डीफॉर्म होता तो इसमें क्रैक ना आता, बल्कि इसकी शक्ल बिगड़ जाती। इसमें क्रैक आ जाता है, ये क्रैक आ जाना, टूट जाना अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसकी ब्रिटलनेस को शो करता है। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्टेटमेंट। Now this is very interesting statement. The number of positive ions surrounding the negative ion in an ionic crystal lattice depend upon the sizes of two ions. मैं अगर इस स्टेटमेंट को यूं पढ़ूं कि the structure of ionic crystal lattice depend upon the sizes of two ions. देखें, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो सराउंड करते हैं नेगेटिव आयंस को, यानी कि द कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस एक्चुअली स्टेट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इस बात पे डिपेंड करेगा क्रिस्टल लैटिस में, या स्ट्रक्चर इस बात पे डिपेंड करेगा क्रिस्टल लैटिस में कि दो आयंस के साइजेस की रेशो क्या है। देखें, अगर मैं सीजियम की बात करूं, सीजियम इज अ लार्जर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और अगर मैं सोडियम की बात करूं, इट इज स्मॉलर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। अब सीजियम और सोडियम में साइज का फर्क है, लिहाजा इनकी इर्द गिर्द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, या ये जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेंगे। अब देखिए, मैं सीजियम को
अगर क्लोराइड आयंस के साथ इनकी रेशो लेता हूँ, इन दोनों आयंस की रेशो लेता हूँ, तो वो डिफरेंट आएगी सोडियम और क्लोराइड आयन की रेशो से। जो इसकी सीजियम क्लोराइड की रेशो है वो 0.732 से बढ़कर 1 तक के दरमियान होती है, जबकि जो सोडियम क्लोराइड की रेशियो है वो डेफिनेटली एज पर रिसेंट आवर डिटेल्स वो 0.414 से बढ़कर 0.732 के दरमियान होती है, यानी कि 0.695 के राउंड होती है। तो जब इनकी रेशियो आयंस की डिफरेंट है तो ये कैसे पॉसिबल है कि नंबर ऑफ चार्जेस जो सराउंड कर रहे हैं एक दूसरे को वो सेम हो जाए? क्योंकि इनकी रेशियो आयंस की डिफरेंट होती है, लिहाजा जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम है वो 8 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम जो होता है वो 6 होता है। लिहाजा इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द साइजेस ऑफ टू आयंस बिकॉज देयर रेशियो विल बी डिफरेंट, so the coordination number and the structure would become different due to the fact that the size of ion actually takes part in coordination number. So सीजियम बड़ा है तो डेफिनेटली उसके इर्द गिर्द ज़्यादा क्लोराइड आयंस होंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफरेंट होगा एंड सोडियम के लिए डिफरेंट होगा। तो ये एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। डेफिनेटली इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर साल बोर्ड में से इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।